नहीं नहीं, वीडियो के आधार पर दो लोगों के मारने की बात, मैं इंद्र भगवान से बात करना चाहता हूं, मैं ब्रह्मा जी से बात करना चाहता हूं। अरे ब्रह्मा जी जब मिलेंगे तब वो ऑथेंटिक बात होगी ना, इंद्रदेव जब मिलेंगे, जब वर्षा होगी तब ऑथेंटिक बात होगी। भविष्य के आधार पर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनाया जा सकता। भविष्य के आधार पर केवल धमकी दी जा सकती है, धमकी का आरोप बन सकता, मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा, मैंने उस व्यक्ति को मारने का प्लान बनाया। मृत्यु तो नहीं हुई, कॉज ऑफ एक्शन तो नहीं हुआ, डेथ तो नहीं हुई, तो मर्डर तो नहीं हुआ। मर्डर के लिए डेड बॉडी चाहिए ना, गोली चाहिए, पोस्टमार्टम चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए ना उसकी, कि किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं, तभी तो वो प्रूव होगा। उससे पहले कैसे प्रूव हो जाएगा? वो नहीं प्रूव होगा। जैसे मनीष कश्यप की लगातार फोटो वायरल की जा रही है, कभी वो नीचे बैठे रहते हैं, कभी सलाखों के पीछे। सर सवाल ये बनता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, क्या इस तरीके से जो बिहार पुलिस है फोटो वायरल की जा सकती है? ये बिल्कुल गलत है। निजता का अधिकार है, कानून में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप इस तरह से जेल के, कस्टडी के, कारागार के नीचे बैठे के अमानवीयता नहीं की जा सकती। देखिए, मुलजिम जेल में, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों ने ये इस बहुत बड़ा ऑर्डर कराया था, इस पर बड़ा ऑर्डर था, मानवीयता के आधार पर था, मानवीय अधिकारों की रक्षा वाला कानून था, उसमें बनाया गया था आदेश, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है मुलजिम को जब कस्टडी में भी लाया जाता है, बेड़ी में भी लाया जाता है, हथकड़ी डाल के भी लाया जाता है। अगर कोई भागने वाला, हथकड़ी सबको नहीं डाल सकते, लेकिन हथकड़ी तब डाली जाती जब उसको ऐसी अप्रेंशन हो, भाग चुका हो, भाग जाएगा तो, और भाग चुका है कई बार, तो उसको बेड़ी भी डाली जाती है। कई बार बेड़ियां हम लोग लगवाते हैं जिससे विकास दुबे जैसे न एनकाउंटर हो जाए कि वो भाग रहा था हमने गोली मार दी, भाग रहा था हमने गोली मार दी। तो भागने से बचाने के लिए हम हथकड़ी भी डलवाते हैं और बेड़ी भी डलवाते हैं कि साहब बेड़ी इसके डाल दो, जिससे आप ये ना कह सको ये भाग रहा था मैंने गोली मार दी। तो ये भी होता है, लेकिन मानवता, मानव अधिकारों की रक्षा हर सूरत में होनी चाहिए। जब तक वो कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्ट के बाद भी उसे कस्टडी में जब लाया जाता है तो उसे बैठने को कोर्ट में भी स्थान दिया जाता है। चाहे वकीलों को सीट ना मिल पाए, हमारे स्टाफ क्लर्क को सीट ना मिल पाए बैठने की, लेकिन मुलजिम को बैठने का स्थान और उसके साथ आए हुए पुलिस अभिरक्षा वाले व्यक्ति को बैठने का स्थान कोर्ट में उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सर मनीष कश्यप कौन सा आतंकवादी था? मुंह पे कपड़ा डाल दिया गया, हथकड़ी डाल दी गई। हाँ, ये चीज़ें मानवता के खिलाफ है। इस पर वहाँ उन्हें इस बारे में ऑनरेबल कोर्ट को, लंदन ट्रायल कोर्ट को ये कहना चाहिए, हथकड़ी लगाना कि कोई औचित्य नहीं। जो व्यक्ति खुद सरेंडर हुआ जाके, आपने देखा प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने दिखाई थी, उसमें इतनी बातें दिखाई कि यहाँ ढूंढा, यहाँ तलाश किया, यहाँ तलाश किया, और उसके बाद उसको ये दिखाया गया। तो ये चीज़ सही नहीं है। नीचे बिठालना, हथकड़ी डालना, मफल्ड पेश करना, टीआईपी का मामला नहीं है ये। कोई मफल्ड पेश तब किया जाता है जब टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड हो, किसी मुलजिम से, किसी मुलजिम की किसी गवाह से, आई विटनेस से, मृतक के परिवार वाले से, या स्नैचर है या रोवर है या डकैती पड़ी है, तो उस परिवार के शिकायतकर्ता के लोग, शिकायतकर्ता के परिवार के लोग जब एक्यूज की टीआईपी करते हैं, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, तब उस समय तक मुंह ढाक के रखा जाता है। अच्छा, जब मनीष के खाते में जो 42 लाख रुपए थे उसको सार्वजनिक किया गया, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये निजता का हनन है। आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल निजता का हनन है, बिल्कुल। ये तो डॉक्यूमेंट्री चीज है। अगर आपके पास, उसके पास मिला, बैंक अकाउंट था, कोई चोरी तो थी नहीं, कहीं छुपा के तो रखा नहीं, कहीं दबा के तो रखा नहीं। बैंक अकाउंट का तो हर चीज सार्वजनिक है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो रिकॉर्ड में सब कुछ नजर में है, तो उसमें कोई छिपाने की बात है ही नहीं। और माननीय मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ बैंकों का डिजिटलाइजेशन किया। डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन आजकल हो रहा है, उधर से उधर आ जाता है, उधर से उधर आ जाता है, उधर से उधर चला जाता है, कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बैंक जब डिजिटल किया तो बैंक में उसने पैसे हैं, उसके पैसे, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, वो भी बैंक में सबूत में है, वो ऑन रिकॉर्ड है, कहाँ से पैसा आया वो सबूत में है। बस ये पूछना इससे क्या संबंध था तुम्हारा, किससे आया। हाँ, अगर वो पैसा खालिस्तान लिट्टे से आया है, खालिस्तान कमांडो फोर्स से आया है, लिट्टे से आया है, पाकिस्तान से आया है, कोई चाइना के आतंकवादी संगठन से आया है, पाकिस्तानी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन या उससे पैसा आया है, उसने भेजा है,
आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। अच्छा, अगर मनीष कश्यप को, जो वहां की वकील है, जो टीम लगी हुई है, वो जमानत नहीं दिला पाती, आपसे संपर्क किया जाता है, आप जमानत दिलवा पाएंगे? नहीं, दिलवा देंगे जमानत। दिलवा देंगे? दिलवा देंगे जमानत, बिल्कुल श्योर। जमानत भी दिलवा देंगे और उनके जो 10 केस वहाँ दर्ज हुए, 10 केस वहाँ दर्ज हुए, उनका भी बहुत जल्दी, बहुत समय से, बहुत तरीके से इलाज हो जाए। कई ऐसे मामले हैं। एक दारा सिंह का मामला था, उड़ीसा सरकार का था। उसमें पहले वहाँ से वो क्रिश्चियन ईसाइयों को जलाने की बात थी गाड़ी में, तो उसे फांसी वहाँ दी गई। फिर फांसी हाई कोर्ट से हुई, ऊपर हुई, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी फांसी की सज़ा बचवाई। फांसी की सज़ा बचवा के अब उसको निकालने के लिए लगा रहे हैं। और उसके संबंध में भी कई केस रजिस्टर कर दिए, सब केस इकट्ठे कर दिए, सब केस एक जगह कर दिए। कई राज्यों में भी केस रजिस्टर हो जाते हैं, तो उनको सब इकट्ठे किए हैं, कई बार ऐसे किए हैं। आपने किसान आंदोलन में देखा कितने केस हो गए थे, सब केस हुए, सब सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे हुए। हमने लगातार 3 दिन बहस हुई, उसमें स्टे मिला। स्टे के बाद माननीय मोदी जी ने उनको रिपील भी कर लिया। कई ऐसे मामले हैं, बिहार के भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी आपने देखा, वहाँ से वहाँ बिहार पुलिस पहुँची, महाराष्ट्र, मुंबई, क्या उसके साथ व्यवहार हुआ। क्या ये सत्य नहीं है? बिहार के लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ, साउथ इंडिया में बहुत बड़ा भेदभाव होता है, बहुत बड़ा गलत तरीके का व्यवहार होता है। महाराष्ट्र की तो एक पार्टी इसी आधार पर राजनीति कर रही है और साफ कहती थी कि महाराष्ट्र में हम इनको पूर्वांचल और बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, ये बोला जाता था। क्या मतलब था? अच्छा, 10 से ज़्यादा मामले बिहार में है, 10 से ज़्यादा मामले तमिलनाडु में है। 10 नहीं 100 मामले हो जाएं, तमिलनाडु में 100 हो जाएं। तमिलनाडु और बिहार सरकार का आपस में अलायंस था। कितने लोग बिहार में, पटना में तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने आए? कितने मुख्यमंत्री आए? लेकिन वहां के मुख्यमंत्री आए यहां जन्मदिन मनाने। जब वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ जन्मदिन मनाने आए, इसका मतलब 2024 के लिए एक रणनीति बन रही थी, 2024 की एक तैयारी हो रही थी। 2024 के आम चुनाव के लिए जैसा कि विरोधियों को लामबंद होना चाहिए, मैं इस बात से तकल्लुफ नहीं रखता कि विरोधी विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छी सरकार के लिए, अच्छे सत्ता को चलाने के लिए विपक्ष होना चाहिए। चाहे बहन मायावती, कल बहन मायावती जी के बेटे आनंद, भतीजे की आनंद की शादी थी, गुड़गांव में था, मैं भी था, देर रात तक रहा वहाँ शादी में। तो बहुत लोग थे, बहुत लोगों के सवाल थे, बहुत लोगों के जवाब थे और बहुत अच्छी, बहुत भव्य शादी थी, बहुत भव्य शादी थी। हज़ारों लोगों का अरेंजमेंट, हज़ारों लोगों को पहुँचना और बाकायदा बौद्धिक रीति रिवाज से शादी हुई, वो ठीक थी। तो बहन मायावती जी अपने को कहती हैं कि मैं चुनाव 2024 का अकेले लड़ूंगी। ममता बनर्जी कहती है मैं बंगाल में लड़ूंगी और पूरे देश की देखिए प्रधान जो मुख्यमंत्री हो जाता है। अब बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा राज्यसभा की सदस्य रही। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री कई बार हो गई, रेल मंत्री रही, सांसद रही, सब कुछ रहा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बापूजी मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, ठीक है। तेलंगाना के केसीआर जी मुख्यमंत्री रहे। जम्मू कश्मीर की महबूबा जी मुख्यमंत्री रहीं। तो इस तरह से बहुत बहुत मुख्यमंत्री रहने वालों का मामला, कर्नाटक के अलग हैं, देवगौड़ा जी हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं। तो जो मुख्यमंत्री कई बार रह लेते हैं तो उनका एक सपना होता है कि अब मुझे भी मेरा नंबर प्रधानमंत्री में लगना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी सपना देखते थे कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। बहन मायावती जी भी एक समय, अब नहीं वो देख रही हैं सपना प्रधानमंत्री का, लेकिन एक समय देख रही थी कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगी। ममता बनर्जी देख रही हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इधर उधर पलटी मारते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं कि ऐसे तो यहीं बना रह जाऊंगा और मेरी उम्र बीती जा रही है। और मोदी जी ने तो 75 वाला भी बैरियर लगा रखा है, 75 के बाद क्या, तो इसलिए जल्दी बन जाएं। तो सबको अपनी अपनी जल्दी है। न्यूज़ चैनल को ब्रेक करने की जल्दी होती है, खबर करने की, वकील को अपना केस जल्दी निपटाने की होती है, जज को साहब को अपना केस निपटाने, पुलिस को अरेस्ट करने की जल्दी होती है, जल्दी पकड़ूँ, अरेस्ट करूँ, मुकदमा दूँ, अंदर भेजूँ। डॉक्टर को अपना इलाज करने की और फीस की चिंता होती है कि वो अपना जल्दी करे मरीज को, सब अपने अपने जल्दी में हैं। तो इसलिए वो भी अपनी जल्दी में है। तो उन्होंने तमिलनाडु और बिहार में ये आपस में बड़ा अलायंस बना इस बात को लेके, और इसीलिए तमिलनाडु में एफआईआर, वो एफआईआर दिल्ली में क्यों नहीं हुई, वो एफआईआर महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई, वो गुजरात में? क्या पूर्वांचल बिहार का व्यक्ति, ये सत्य नहीं है कि बिहार का व्यक्ति पूरी दुनिया में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, बिहार का व्यक्ति दुनिया के हर शहर, हर जिले, हर राज्य में उपस्थित है।
कोई आप दुनिया का ऐसा शहर जिला नहीं ला के कह सकते हैं कि इस जगह दुनिया में पूरे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन कि वहां बिहार का व्यक्ति नहीं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं लोग पहचान लेते, देखते एपी सिंह, मैं फ्रॉम वेयर, यस आई एम फ्रॉम दरभंगा, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम वाराणसी, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। तो पूर्वांचल राज्य के लोग इतने मेहनती होते हैं, इतने हिम्मत वाले होते हैं कि वो अपना घर छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, अपने माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं और पूरी दुनिया में जाके अपने राज्य का, अपने व्यक्ति का, अपनी मेहनत का, अपनी योग्यता का, अपने व्यक्तित्व का, अपने संस्कारों का डंका बजाने की क्षमता बाहर रखते हैं और स्थापित होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि सबको जल्दी है, लेकिन तेजस्वी यादव को कौन सी जल्दी है जो उन्होंने इतनी जल्दी में एफआईआर दर्ज करा दी? पहले तो केस नहीं खुलते, केस तो पुराने भी चल रहे थे, लेकिन कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। क्या लगता है मनीष कश्यप का वो बयान कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा भारी पड़ गया? ये भारी नहीं, बहुत बड़ा भारी पड़ गया। एक तो मनीष कश्यप वैसे चुनाव लड़ चुका था, राजनीति में तो उसका कदम था ही, पत्रकारिता भी वो अपने राजनीतिक जीवन और पत्रकारिता दोनों का सम्मिश्रण था, केवल अकेले अकेले पत्रकार नहीं था। तो जब वो चुनाव लड़ चुका था तो उसकी भी इच्छा थी विधानसभा पटना में पहुंचने की और आवाज गुंजाने की, अपनी बात बोलने की, और जो विधानसभा बनने की सोचता वो ये भी अगला सपना सोचता, क्यों नहीं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। जब माननीय मोदी जी पहली बार विधायक बने गुजरात के, और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री रहे, जब तक उन्होंने अपने मन से नहीं छोड़ा तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात ने उनको पकड़ के रखा, चाहे वो अडानी थे, चाहे अंबानी थे, चाहे रिलायंस थे, चाहे धीरूभाई थे, चाहे कोई थे, चाहे पेट्रोल था, चाहे खनिज था, चाहे सी पोर्ट थे, कोई थे, गुजरात ने मोदी जी को पकड़ के रखा। जब मोदी जी ने हाथ जोड़े गुजरात से कि महाराज मुझे बड़ा प्रधान बनना है, गुजरात में बोलते हैं बड़ा प्रधान, गुजरात में प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, बड़ा प्रधान, महाप्रधान फिर बड़ा प्रधान, तो तब गुजरात वालों ने कहा ठीक है बड़ा प्रधान बनना चाहते तो चले जाओ। पहली बार आए, ये दुनिया का चमत्कार नहीं तो और क्या है। मोदी जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, अपने राज्य से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े, आके कितना दूर वहां से लड़े और पहली बार लोकसभा जीते, और पहली बार लोकसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति सीधे सीधे एकदम प्रधानमंत्री बन गया, और वो एक बार बने, दो बार बने और तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं। तो ये तो छोटी बात थोड़ी, तो इसलिए सबको जल्दी है। आखिरी सवाल, अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ये इंटरव्यू देख रहे हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बड़े संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। लालू प्रसाद यादव के उनके अंदर डीएनए है। लालू प्रसाद यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के समय के, समाजवादी नेताओं के समय के, बहुत यूनिवर्सिटी के समय के राजनीति में आए हुए लोग हैं। रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग उस तरह के बिहार की राजनीति से निकल के आए, उन्होंने संघर्ष झेला है। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा जब चला था तो उस समय लालू यादव अंदर रहे थे। उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा मीसा। जो मीसा नाम रखा वो इसीलिए रखा था क्योंकि वो उसी समय उसका जन्म हुआ जब ये जेल में थे। तो राबड़ी जी उस समय प्रेग्नेंट थी तो उनकी डिलीवरी हुई तो मीसा रखा ना, वो आज भी मीसा नाम। तो ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति के बेटे को, और तेजस्वी यादव तो अच्छे राजनेता मानता था मैं, अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में बड़ा समर्थन था लोगों का, हर धर्म के लोगों का समर्थन था, बहुत अच्छे बोलते थे और बड़ी उन्होंने लड़ाई सत्ता के विपक्ष के साथ सत्ता में रह के लड़ाई लड़ी। अब वो सत्ता उन्हें मिली है तो सत्ता को सहर्ष स्वीकार करके अपने पीछे बदले की भावना नहीं देखनी चाहिए। लोग सवाल पूछेंगे, अगर पत्रकार सवाल पूछेगा, अगर पूर्वांचल का व्यक्ति कभी पीटा जाएगा, महाराष्ट्र या गुजरात में पीटा गया, महाराष्ट्र में पीटा जाता, आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या हो जाती है, अगर तमिलनाडु में बिहार या पूर्वांचल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका दमन किया जाता है, तो पत्रकार सवाल किससे पूछेगा? मैं खबर की सत्यता उसकी बात ही नहीं करता, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, क्या यह सत्य नहीं है कि बिहार के लोगों को
अन्य राज्यों में, साउथ के राज्यों में पीटा जाता है, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, उन्हें छीन लिया जाता है, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता है, उनके साथ गलत व्यवहार हो जाता है। और इस बात का सबूत था कोरोना काल। कोरोना काल में क्या महाराष्ट्र सरकार ने गाड़ियां भेजी, क्या बसें भेजी, क्या हरियाणा ने बसें भेजी, क्या पंजाब ने, जो पंजाब के लोग यूज करते हैं पूर्वांचल के लोगों का, क्या पंजाब ने उनके लिए बसें भेजी? क्या भोजन की व्यवस्था करके भेजी? क्या उनको पैसे दे के भेजा? नहीं, लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे। गर्भवती महिलाएं सिर पर अपना बैग लेके कोरोना काल में रोती रोती चल रही थी, भूखी थी, पानी नहीं मिल पा रहा था लोगों को, साइकिल पे बच्चे सो रहे थे, लेट जाते थे गद्दी उसी पे बैठे बैठे, और बाप साइकिल को पैदल खींचता चल रहा था। बसों के ऊपर कैसे कैसे भीड़ लदी हुई थी। तो वो चीज़ें क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता है? क्या लालू यादव को नहीं पता है? क्या जो पूर्वांचल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है अन्य राज्यों में, वो उन्हें नहीं पता है? क्या उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई? क्या ये सत्य नहीं है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में झेलम, चिनाब, रावी, ताप्ती नदियों में कभी छठ पर्व मनाया गया? क्या छठ पर्व पूरे देश का त्योहार नहीं है, केवल बिहार का त्योहार है? क्या छठ केवल पूर्वांचल, सूर्य भगवान केवल पूर्वांचल के हैं? सूर्य भगवान पूरी दुनिया के भगवान हैं और पूरी दुनिया में दवा का काम करते हैं और सब जगह निकलते हैं। क्या सूर्य भगवान के त्योहार छठ को रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाब नदियों में कभी मनाया गया? क्या श्रीनगर में मनाया गया? क्या डल झील में कभी मनाया गया? क्या बिहार का कोई नेता की औकात और हिम्मत है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो डल झील में जाकर, श्रीनगर में जाकर, अब तो 370 खत्म हो गई, 35 से खत्म हो गई, माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक झटके में सारी धाराएं खत्म कर दी और तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, एक निशान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था, है, रहेगा, ये दिखा दिया। क्या कोई नेता डल झील, रावी, ताप्ती में छठ का पर्व त्योहार मनाने की हिम्मत रखता है? जानता है वह नहीं मना पाएंगे, लेकिन फिर भी जो पत्रकार इस बात को उठाए, जो पत्रकार इसकी मांग करे, जो पत्रकार पूर्वांचल के लोगों के साथ गलत व्यवहार को दिखाए, सरकारों पर दबाव बनाए कि उनके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके साथ इंसानियत का व्यवहार किया जाए, काम तो ये मानवाधिकारों का था। क्या मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन राज्यों के मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं? क्या इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम से लाखों रुपए हर वर्ष नहीं बजट में खर्च होते हैं मानवाधिकार आयोगों के लिए? इनकी सुविधाओं के लिए नहीं खर्च होते हैं? क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं था जो पूर्वांचल के लोगों के साथ ये गलत व्यवहार किया जाता है? तो ऐसे श्रीनगर में हो रहा, सब जगह होता है। तो वहाँ सब जगह के लिए एक संदेश था, जिस संदेश को एक पत्रकार ने उठाया, उसकी मदद करनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनकी मंडली जो अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी मंडली है, उसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मनीष कश्यप के बारे में उनके प्रति इतना गलत व्यवहार बना दिया? वो वहाँ का एक व्यक्ति था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसने कभी निश्चित तौर पर लालू यादव की भी अच्छाई की खबर चलाई होगी, कभी तेजस्वी यादव के बारे में भी अच्छी दिखाई होगी, उप मुख्यमंत्री बनते हुए, शपथ देते हुए अपने चैनल, अपने बिहार का गौरव बताया होगा उसने। लेकिन किन लोगों ने उन्हें मिसगाइड कर दिया? वो व्यक्ति तो नीतीश कुमार भी ऐसे नहीं थे, तेजस्वी यादव भी ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर तेजस्वी यादव बेवफा हुए हैं तो कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।